राष्ट्र तिलक का कारवां पहुंच गया है अहमदाबाद, गुजरात। और अहमदाबाद की जनता का तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। देखिए, एक बात जान लीजिए गुजरात के बारे में, और खास तौर पर यहाँ के लोग बड़े खुश होंगे। गुजरात से मुझे लगता है कि हर भारतीय का जीवन जुड़ा हुआ है। सुंदरता के लिए लोग पहनते हैं सूरत का हीरा, खाने में अगर स्वाद डालना है तो ऊंझा महसाणा का जीरा, अगर आपको कपड़ों की धमक चाहिए तो अहमदाबाद के कपड़े देखिए, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया ऐसे कहा जाता है। दूसरी तरफ अगर आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखें तो मुंह से निकलता है वाह, 100 रुपए का नोट देखें तो उस पर है रानी की वाह। ये गांधी की धरती है, और इस गांधी की धरती के साथ साथ ये लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की धरती। ये पहले गैर कांग्रेसी, अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की धरती है। ये गांधी के साथ साथ मोरारजी देसाई की धरती भी कहलाती है। ये जनता पार्टी की आंधी वाली धरती है। मौजूदा दौर में ये नरेंद्र मोदी का गढ़ बना हुआ है। पिछले 2 चुनावों से लगातार गुजरात की जनता सभी की सभी सीटें उनकी झोली में डाल देती है। क्या ये रवायत बरकरार रहेगा? क्या बीजेपी हैट्रिक मार पाएगी या कांग्रेस पार्टी यहां पर करेगी बड़ा नुकसान? आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि भी हैं, उनसे पूछेंगे क्या इस बार कर पाएंगे वो कोई कमाल। सबसे पहले परिचय आपका खास मेहमानों से करा देते हैं जो आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय हम कराएंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से हेमांग रावल जी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए, प्रवक्ता है। बीजेपी की तरफ से चूंकि इस बहस में कोई नहीं आया है तो आरएसएस के जानकार के तौर पर संगीत रागी जी, तालियों के साथ आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी की तरफ से सागर राबड़ी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी है, तालियों के साथ इनका भी स्वागत कीजिए। केतन त्रिवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, कुछ ही देर में अजय उमट साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो जबरदस्त जोश है। सवाल कितने लोग आज पूछने वाले, हाथ उठाइए। देखिए, इधर भी बहुत सारे हैं, इधर से भी है, महिलाएं हैं। लेकिन इससे पहले की सवालों की शुरुआत करें। आज हम पहुंचे अपने इस हेलीकॉप्टर शॉट से सबसे पहले साबरकाठा। वहां पर यूनिवर्सिटी के छात्रों से हमने बात की, सड़कों पर गई, कुछ गांवों में हम गए, क्या कहना था लोगों का साबरकाठा में। इसके बाद हम पहुंचे श्वेत क्रांति की धरती आणंद में, क्या कह रही है जनता, सुनिए, फिर यहाँ पर चर्चा की शुरुआत। सवारी करते हैं इस चॉपर की, चलते हैं आपको गुजरात में साबरकाठा, आणंद और अहमदाबाद अब हम पहुंच गए हैं साबरमती के संत की धरती गुजरात में। साबरकाठा है, चूंकि आदिवासी बहुल इलाका है, यहाँ पर जो उनकी पारंपरिक नृत्य है उस झरोकों के साथ। मोदी सरकार जैसे कोई सरकार नहीं है, और राम मंदिर का निर्माण किया है, बहुत कुछ किया है हमारे लिए, एजुकेशन के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। जो राम मंदिर, वो तो राजीव गांधी ने उनका दरवाजा खोला था। ये सीट पे भी छत्रियों का प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। आज के स्टूडेंट वैसे नहीं है कि किसी की बातों में आ जाएंगे, वो मोदी के साथ है। 47 का प्लान हो, उसके लिए कोई सोचना भी नहीं चाहिए, आगे का उन्होंने किया हुआ ही है, तो कोई डाउट है ही नहीं हमारे पास। 550 करोड़ में बनाई हुई, उसमें दवा भी पूर्ति नहीं मिलती। नल से जल योजना के तरह आज एक भी बूंद पानी नहीं आ रहा। सरकार के राज में 20 जवान मरते हैं तो 200 को मारने की ताकत है। इसके हिसाब से भाजपा सरकार आती है तो थप्पे वाली सिस्टम क्यों नहीं लाते? अच्छा काम किया है मोदी सरकार। हाँ, मोदी सरकार कम्प्लीट। मोदी का साहिब का प्रोग्राम। हमने गुजरात की शुरुआत कर दी है साबरकाठा से। अब यहाँ से हम रवाना होते हैं सीधा आणंद के लिए, क्योंकि उसके बाद पहुंचेंगे अहमदाबाद। हम पहुंच गए साबरकाठा से आणंद। आणंद को दूध मिल्क कैपिटल भी भारत का कहा जाता है। हम आणंद पहुंच गए हैं और मंत्रोच्चार के साथ हमने शुरुआत की। यहाँ पर फर्स्ट टाइम वोटर्स कौन? बीजेपी। राम मंदिर अयोध्या में बना, किसी की ताकत नहीं थी बनाने की। बीजेपी के वोट करेंगे। बीजेपी के वोट करेंगे। मोदी जी अच्छे। मेन मुद्दा तो राम मंदिर है। देश में रहने के लिए भी हमें सेफ्टी चाहिए, और सेफ्टी हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ बीजेपी ही दे सकती है। काम से खुश है। अच्छा, आप खुश हैं? ये देखिए, ये यहाँ पे ये बड़े मशहूर हैं
क्यों मन किया कि नहीं मुझे मोदी जी की तरह तैयार होना है? मैं साहब का पहले से ही फैन रहा हूँ। अगर मोदी जी नहीं आए तो हिंदुस्तान का 3 पार्ट हो जाएगा। हमारे पूर्वजों की जो इच्छा थी राम मंदिर, वो हो गया। रोजगारी मिलनी चाहिए, वो पूरी तरह से मिल नहीं पाती है। रोजगार एक सबसे बड़ा मुद्दा है। मुझे बीकॉम ग्रेजुएट लड़के की जरूरत है, मिलता नहीं है मुझे। रोजगार तो है। सिविल हॉस्पिटल के लिए ये पूरा डिस्ट्रिक्ट तरस रहा है। शिल्पी नव भारत तनो सरदार वल्लभ आपनो। आनंद की जनता इतनी कड़ी धूप में आप लोग आए, सब बात की। अब आइए गुजरात के अहमदाबाद चलते हैं। अहमदाबाद में जनता क्या कहती है? गुजरात में अब बारी है सीधा अहमदाबाद की। जी हाँ, साबरकांठा आनंद से होते हुए गुजरात चौथे राज्य में हम पहुंच गए हैं। तो अहमदाबाद में एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट है जहाँ पे लोग जाते हैं खाने के लिए, मतलब एक से एक खाना है, पानकी से लेकर डोसा, सब तरह तरह की खिचड़ी खा रहे हैं। यहाँ पे अभी तो मोदी जी की लहर चल रही है। नेशनल पॉलिटिक्स में भी सब अभी फ्रीबीज का बात चल रहा है ऑपोजिशन में, तो वो सब हमारे पैसे में डुबाने में लगे हुए हैं सब। ऑल ऑफ अस आर बीजेपी प्रो। चुनाव के लिए तो एक ही है कि बीजेपी। देखिए, चाहे वो राजस्थान हो 25 की 25 सीटें, या फिर जो हेलीकॉप्टर शॉट आज तक का पहुंच गया है गुजरात, साबरकांठा और आनंद होते हुए सीधा गांधीनगर में, जहां से कुछ ही देर पहले गृह मंत्री अमित शाह ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। हमारा संकल्प है कि इस बार हर एक उम्मीदवार हमारा 5 लाख से भी ज्यादा लीड से जीतेंगे। हम सब सौभाग्य से रही है कि हमको ऐसे देश के गृह मंत्री जी हमारे उम्मीदवार है। आइए शुरुआत करते हैं सवालों की। इससे पहले आपको बता दें, क्योंकि आज 102 सीटों पर वोटिंग हुई है 21 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में। तो अगर ये जंग है, 24 का चुनाव है, तो पहले दौर का वोटिंग आज खत्म हो चुका है। सबसे पहले आपको बता देते हैं, अगर देश भर का जो 102 सीटों पर वोटिंग हुई है, एवरेज है 60% वोटिंग हुई है। लेकिन सबको चौंका दिया इस बार बिहार ने। सिर्फ 47% यहाँ पर वोटर आज निकले अपना वोट डालने के लिए। वहीं 77% पार पश्चिम बंगाल में। ये तमाम आंकड़े क्या कह रहे हैं? 60% से ज्यादा पहुंचे हैं तमिलनाडु में। उत्तर प्रदेश में 57.54, यानी लगभग 57.5%। ये क्या इशारा कर रहा है? क्योंकि दोनों ही पक्ष से कहा जा रहा है ये हमारे लिए जीत का इशारा है, ये हमारे लिए जीत के संकेत है। इसी के साथ शुरुआत करते हैं। संगीत रागी जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, राहुल गांधी का कहना है, अखिलेश यादव का कहना है कि आपकी हवा उड़ गई है, इसीलिए वोटर निकला ही नहीं। बिहार में भी नहीं निकला, उत्तर प्रदेश में भी नहीं निकला, और अगर भारी तादाद में पश्चिम बंगाल में निकला तो वो ममता दीदी के साथ निकला, ये उनका कहना है। जवाब दीजिए। जो राहुल गांधी और अखिलेश जी हैं वो प्रहसन के पात्र हैं, इसलिए उनकी बातों को न उनकी पार्टी गंभीरता से लेती है, न देश उनकी गंभीरता से लेता है। दूसरी बात, बरगद के पेड़ को आप जो गमले में उगे हुए जो पारिवारिक पौधे हैं उनसे आप तुलना मत कीजिए। ये सब गमले में उगे हुए पौधे हैं जिनके बाप दादों ने उनको सौंपी है विरासत। वो जमीनी संघर्ष से निकले हुए लोग नहीं है, वो इस गर्मी और धूप की तपिश नहीं जानते हैं, और यही कारण है कि वो कहीं भी चुनाव में दिखते ही नहीं है। जितने भी अब तक के सर्वे आए हैं, भारतीय जनता पार्टी को 373 से 393 के बीच में उसके गठबंधन को दिया है। अकेले भारतीय जनता पार्टी को जो कंजर्वेटिव से कंजर्वेटिव आया है वो 310-313 के आसपास आया है। तो मुझे नहीं लगता है, जहां तक गुजरात की बात है, आप गुजरात में वो ऐसा ही है जैसे ये इतने बौने हैं। आप पिछली दफा का यदि आप परसेंटेज वोटिंग देखेंगे तो दोनों के बीच का मार्जिन 30% का है, 30% का। और 15 ऐसी कंस्टिट्यूएंसी थी जहां भारतीय जनता पार्टी 3 लाख से ज्यादा मतों से विजयी हुई थी। ठीक है। इस बार जो उसका आंकड़ा है, वो इस बार उनका लक्ष्य है 5 लाख से ज्यादा मतों से हम हर कंस्टिट्यूएंसी जीतेंगे। इसलिए एक बात मैं जिक्र कर देता हूं, जो बात आप कर दीजिए। हाँ। ये देश प्रधानमंत्री का चुनाव कर रहा है, शराब के घोटालेबाजों का चुनाव नहीं कर रहा है, जल के घोटालों को नहीं चुनने जा रहा है, पैसे और जमीन के घोटालेबाज राहुल गांधी ऐसे लोगों को नहीं कर रहा है। जो शुगर केन माफियाओं का, जो महाराष्ट्र से आते हैं, शुगर केन माफियाओं का नहीं है, और रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों के बसाने वाले ममता का चुनाव नहीं करने वाला है। ये देश प्रधानमंत्री का चुनाव करने वाला है। लाए बिना खत्म नहीं होती है। नहीं, बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं रह रहे हैं। सेकंड राउंड रावल साहब आपके पास आते हुए, एक सेकंड 2 बार से सभी की सभी सीटें बीजेपी की। वो कह रहे हैं कि मार्जिन का खेल है इस बार।
पिछली बार गांधीनगर से यहीं से अमित शाह जो एक बार फिर आज नॉमिनेशन दाखिल किया उन्होंने, वो लगभग 5.5 लाख से जुड़े थे। नवसारी सीआर पाटिल लगभग 6.25 लाख के मार्जिन से जीते थे। वो कह रहे हैं मार्जिन बढ़ाएंगे इस बार। कैसे आप हराएंगे? देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो संगीत जी हमारे मेहमान हैं, आए हुए हैं। अभी तक नरेंद्र मोदी जी ने सपने देखने पे जीएसटी नहीं लगाया है, तो वो देख सकते हैं। अब जो बात करते हैं गुजरात की, अंजना जी आज आप खुद साबरकांठा गए थे। आज साबरकांठा में पहली बार गुजरात में तालुका जिला का भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बदला नहीं जाता। साबरकांठा में भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बदल दिया। क्यों बदला वो भारतीय जनता पार्टी को मालूम है, क्योंकि वो वहां जीतने वाले नहीं है। हमारे तुषार चौधरी जी वहां आदिवासी नेता है और वो वहां पे लगे हुए हैं। इसी तरह आप आनंद गए थे। अब आनंद में आपको किसी ने बताया नहीं, लेकिन जैसे ही अमित चावड़ा जी का नाम आया वैसे ही तुरंत बीतेश पटेल को दिल्ली बुलाया गया। क्यों बुलाया गया वो मालूम नहीं है, क्योंकि लोग तो वहां बोलते हैं कि वहां आनंद में हमारे जो संसद सभ्य है वो दिल्ली में संसद में नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन वीडियो की क्लिपों में दिखाई देते हैं। ये आनंद के संसद सभ्य है। लेकिन मितेश पटेल पिछली बार जीते थे ना वहां से। जीतेंगे, आपने बदल के अमित चावड़ा को इस बार खड़ा किया। यही जो है, पिछली बार लोग जुमले में आ गए थे। अंजना जी, आप इतने बड़ा अच्छा चॉपर लेके आई है, व्हाइट कलर का, बहुत अच्छा चॉपर है, देखने में भी मजा आया। अभी तक हम तो बैठे नहीं है, कभी बैठेंगे। इसी तरह एक सपना हमें दिखाया था यहाँ नरेंद्र मोदी जी ने। ये सी प्लेन है, ये सी प्लेन में नरेंद्र मोदी जी यहाँ से बैठे थे और बोले थे कि सी प्लेन यहाँ से नर्मदा जाएगा। ये स्लीप इन कहाँ है, पूछिए, ये सी प्लेन कहाँ पे है। और एक बात है, ऐसी तो रो फेरी की बात हो, आप कोई भी गुजरात में बात करें, यहाँ के युवा जो है अंजना जी आज बेकार है। यहाँ के युवा ड्रग्स के अंदर लिपटे हुए हैं। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ नेशनल टीवी पे पहली बार। ये चीज किसी ने देखी है भाई? क्या है ये गोगो है, ये ड्रग्स लेने का साधन है। अंजना जी, यहाँ पे ये ड्रग्स लेने का साधन जो है, ये साधन यहाँ पे जवल्ले से पान की शॉप पे मिल रहा है। मैं लेके आया हूँ यहाँ पे, इससे ड्रग्स लिया जाता है। ये ड्रग्स का साधन है, ये यहाँ पे मिल जाता है। मिस्टर संगीत जी, आप अपना बात बाद में करिए, आप हमारे मेहमान हैं। अपनी बारी से पूरा कीजिए, आपकी बारी आएगी। आपको लेना है, आपको लेना है, थोड़ा सब्र रखिए। ये गुजरात है, थोड़ा सब्र रखिए। आपको चाहिए तो जीएसटी के साथ बिल मिलेगा। उनको मत लड़ाई करने थोड़ी आए। जी अंजना जी, मैं वही बता रहा हूँ। ये जो है मैं बता रहा हूँ, ये बहुत सीरियस इश्यू है। हमने कांग्रेस ने यहाँ के मुख्यमंत्री जी को ये भेजा था कुरियर करके कि मुख्यमंत्री जी, यहाँ पे ये गोगो मिल रहा है, लोग बच्चे हमारे ड्रग्स के अंदर चले जाते हैं। आप अंजना जी जहाँ से आए, एसजी हाईवे पे सब जगह ये ड्रग्स का खुला कारोबार है। ये गुजरात में, पंजाब तो सिर्फ उड़ता पंजाब था, गुजरात में तो ड्रग्स की फैक्ट्री बन गई है। गुजरात के जो लोग हैं आज भारतीय जनता पार्टी छोटा सा जवाब जिसके बाद में उनके पास जाऊं जल्दी से। देखिए, बाहर की दुनिया में ड्रग्स के बारे में एक ही लोग से जानता है, लोग बैंकॉक कोई जाता है बार बार और वहीं सुनते हैं कि ड्रग्स वगैरह लेने जाते हैं या कौन लोग जाते हैं। कुछ लोग बैंकॉक जाते हैं, कुछ लोग बाहर पकड़े जाते हैं, ड्रग्स के साथ पकड़े जाते हैं। अब किस पार्टी का नेता पकड़ा जाता है ये पूरा देश जानता है, कांग्रेस पार्टी का नेता। इसलिए मैं तो गुजरात की धरती को मानता हूं कि ये सरदार पटेल की धरती है, ये गांधी की धरती है। यहाँ पर ड्रग्स कौन लाता है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हाँ, एक पार्टी है जिसके युवराज ड्रग्स में पकड़े जाते हैं। ड्रग्स कहाँ पकड़ा गया था? पूरे भारत में सबसे ज्यादा ड्रग्स अगर पकड़ा गया है तो गुजरात में है। गुजरात एक जमाने में सिर्फ ड्रग्स, गुजरात में सिर्फ ड्रग्स पकड़े जाते थे, अब गुजरात में ड्रग्स की फैक्ट्री बनी जाती है। ठीक है, आम आदमी पार्टी ने लगातार कोशिशें की, कोशिशें आपकी नाकाम हो गई। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। हाँ ठीक है, आप अपनी बात कहिएगा, इस सवाल तो सुन लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता क्या गुजरात में कांग्रेस हो आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है जिसको आप पार नहीं पा रहे हैं? इस बार कैसे पालेंगे, किस आधार पर? हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है देश की डेमोक्रेसी को बचाने का। यही गुजरात है जहां डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए हाईकोर्ट से परमिशन चाहिए। यही अहमदाबाद है जहां परसों ही पुलिस कमिश्नर ने एक जीआर निकाला है कि आप ब्लैक फ्लैग नहीं दिखा सकते। अगर लोग अपनी बात चुनाव में नहीं कहेंगे तब कब कहेंगे वो लोग?
कब पूछोगे आप उनसे, कब सुनोगे उनसे? आप पास्ट की बात कर रहे हो मैडम, वो तो चला गया। आपने ज्ञानीबेन की रैलियां देखी है? आपने चैतर वसावा की रैलियां देखी है? अमित चावड़ा का रोड पिछले शो विधानसभा में भी हम लोगों ने आपके नेताओं की खूब रैलियां देखी थी। ये प्रेजेंट कितनी है, सीट है? आप कितनी सीट प्रेजेंट है? देखिए, डर के मारे लोग बोल नहीं कितनी रहे सीट है? हैं। किसी को ईडी का डर सताता है, बोलने दीजिए, किसी ऐसे को नहीं, ऐसे नहीं। सीबीआई का डर सताता है, लेकिन हमारे सामने आपने सही कहा कि बड़ा चैलेंज है, और वो चैलेंज है देश की डेमोक्रेसी को बचाने का, रोजगार को बचाने का, किसान को बचाने का। अब भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, कहाँ गया स्वामीनाथन कमीशन, कहाँ गया किसान की दोगुनी आय, कहाँ गए रोजगार? एक बाबा आज सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगते हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। वो 2014 में हमको 35 रुपए में पेट्रोल देने वाले थे, 40 रुपए में डॉलर लाने वाले थे, वो सब पास्ट हो गया। पास्ट को छोड़िए, भविष्य को देखिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, दोनों जो यहाँ पर जर्नलिस्ट हैं उनसे एक कमेंट ले लेते करेगा। ठीक है, उमर साहब आपके साथ शुरू कर रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज को आप कैसे देख रहे हैं? पश्चिम बंगाल में तो बहुत हाई परसेंटेज है, 77% 102 सीटों पर, लेकिन बिहार जैसी जगहों पर 47%, मतलब 50% भी नहीं निकले आज वोट डालने। अब यूपी में भी 57% के आसपास, कैसे देख रहे हैं? देखिए अन्ना जी, एक जनरल लॉजिक ये है कि अगर एंटी इनकम्बेंसी हाई होती है और परसेंटेज ऑफ टर्नआउट ज्यादा पारंपरिक होता तरीका है, यही रहा है देखने तो हमेशा यही एक पैटर्न रहा है। इसका मतलब मुझे लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में कुछ उलटफेर हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी को वहां एडवांटेज मिल सकता है, क्योंकि 77% पोलिंग अगर हुई है वेस्ट बंगाल में, तो डेफिनेटली वोटर जो है वो खुलेआम बाहर निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लोकसभा चुनाव में अगर एक राज्य में जनता वोट करती है भारी तादाद में, तो आप कह रहे हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ वोट करने निकल रही है लोकसभा में? देखिए, पश्चिम बंगाल की स्टोरी अलग है, गुजरात की स्टोरी अलग है। पश्चिम बंगाल में एंटी इनकम्बेंसी ममता बनर्जी की वजह से है और वहां लोग प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं। आपने पिछले चुनाव में देखा होगा, मैं इस बार के विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, लेकिन लोकसभा में उनका स्ट्राइक रेट 90 to 95 और 100% था। राजस्थान में 25 में से 25 सीट भाजपा जीती थी, मध्य प्रदेश में 29 में से 28 जीती थी और छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 जीती थी। इसका मतलब विधानसभा और लोकसभा में मतलब वोटर्स जो है उनका निरीक्षण विवेक बहुत अच्छा होता है, वो अलग पैटर्न से वोटिंग करते हैं। वहाँ वो लोग प्राइम मिनिस्टर को चुनाव में जिताते हैं, वहाँ नरेंद्र मोदी को केंद्र में रखते हैं। अब आते हैं असली सवाल पर, क्योंकि आप गुजरात को समझते हैं जी। आपको क्या लग रहा है, क्या इन दोनों के दावे में दम है या बीजेपी के दावे में? देखो, बीजेपी का जो दावा था आज से 1 महीने पहले अगर आपने मुझे पूछा होता तो मैं बोलता 26 आउट ऑफ 26। मुझे किसी सीट में फाइट नहीं दिख रही थी। आज मुझे 6 सीट ऐसी है जहां मुझे फाइट दिखती है, और इससे भी ज्यादा मैं कहूं कि ये एक क्षत्रिय आंदोलन जो है वो एक इश्यू है जिसकी वजह से थोड़ी सी नेगेटिविटी आई है। दूसरा, महंगाई एक इश्यू है, बेरोजगारी एक इश्यू है, गरीबी जो है वो भी इश्यू है, और ट्राइबल डेवलपमेंट, खास करके जो कास्ट कॉम्बिनेशन इस बार सेट होना चाहिए। ज्ञानीबेन ठाकुर वाली कॉन्स्टिट्यूंसी देखिए, आनंद वाली सीट देखिए, या चैतर वसावा, ये 4 सीट ऐसी है जहां मुझे फाइट दिखती है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इससे भाजपा हार जाएगी। भाजपा ने जो 5 लाख का लक्ष्यांक रखा था उसमें कहीं डेंट आ सकता है। बाकी भारतीय जनता पार्टी का जो पेज मैनेजमेंट है, बूथ मैनेजमेंट है, माइक्रो मैनेजमेंट है, उससे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी फिर भी बाजी संभाल लेगी। ठीक है, टक्कर जरूर है। त्रिवेदी जब आपके पास आते हुए जल्दी से माइक संभालिए, आपको क्या लग रहा है, 26 इस तरफ या फिर इस बार कुछ फिसल जाएंगी कांग्रेस की तरफ? पहली नजर से लगता है कि 26 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि 2019 में 18 सीटें ऐसी थी जहां भारतीय जनता पार्टी 2.5 लाख से ज्यादा मार्जिन से जीती थी। सिर्फ 8 सीटें थी जहां 2.5 लाख से कम मार्जिन था। यदि कांग्रेस फाइट करने की स्थिति में, मैं अजय भाई की बात से सहमत हूं कि कांग्रेस का कैंडिडेट सिलेक्शन कंपेरेटिव टू प्रीवियस इलेक्शन काफी अच्छा है। बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट जो फाइट कर सकते दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि इतना बड़ा मार्जिन काटना और विनिंग मार्जिन टोटल 50% वोट लाना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चैलेंज, और बूथ मैनेजमेंट और इतना मार्जिन लाना। छोटा सा आप दोनों, आपका रिएक्शन छोटा सा, उसके बाद से हाथ उठाइए, कौन सवाल पूछेगा?
जी, सबसे पहले बूथ मैनेजमेंट दोनों सभी तरफ से पार्टियों का alternate होता लेंगे, ठीक है, है? सभी पार्टी को होता है। हमारे वहाँ जैसे भारतीय जनता पार्टी में पेज प्रमुख है, तो हमारे वहाँ जन मित्र है, हमारे वहाँ भारत जोड़ो का पूरा संगठन है। तो हमारा संगठन पूरा गुजरात के 52,000 जो 52,000 बूथ है, वहाँ पे एक महिला और एक पुरुष हमारे बूथ के वर्कर है, वो काम में लगे हुए हैं। और कम से कम इस बार हम इस तरह का कार्य करने वाले हैं, कम से कम आज की स्थिति में, आज क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को, जिस पुरुषोत्तम ने, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के वंशज को जिस पुरुषोत्तम ने जो बोला हुआ है, उसकी वजह से आज गुजरात में कांग्रेस डबल जीटी से आगे आ रही है। चलिए ठीक है, एक दो सवाल जल्दी जल्दी ले लेते हैं सर। मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है। पहले तो आपने ये जो कैंपेन चलाया भारत जोड़ो, आप पहले ये बताइए कि भारत कब टूटा था। और दूसरी बात, एक सवाल इधर से कौन पूछेगा? आइए, आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं क्योंकि आपने पहले। मैं संगीत रागी जी से एक सवाल पूछूंगा, क्योंकि संगीत रागी जी कभी कभी बीएचपी के प्लेटफॉर्म से आते, कभी कभी आरएसएस के प्लेटफॉर्म से आते, आरएसएस जानकार बन के आते, कभी जानकार बन के आते। एक तो जब देश आजाद हुआ उसके पहले जो वीर सावरकर थे, उन्होंने जिन्ना की पार्टी से गठबंधन किया था, मुस्लिम लीग से किया था। उसके बाद आप देखें कि जब कश्मीर की ये लोग बात करते, जेनोसाइड की बात करते थे, उस टाइम पे वीपी सिंह की सरकार थी केंद्र में और भाजपा उनके सपोर्ट में थी। सवाल क्या है आपका? तो ये कब, क्यों संगीत रागी जी अपने हर बार कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है? आज तक काम तो भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू विरोधी की। इसी से शुरुआत करते हैं, इसी से शुरुआत करते हैं। सभी पार्टियां हिंदू विरोधी हैं, क्यों, कैसे कहते हैं, किस आधार पे? देखिए, इस देश का विभाजन के मसौदे पर हस्ताक्षर भारतीय जनता पार्टी, न जनसंघ और न सावरकर की पार्टी ने किया था। इस देश मां भारती को तोड़ने का काम जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी कांग्रेस पार्टी ने इस देश के विभाजन के मसौदे पर हस्ताक्षर किया था। दूसरी बात, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के साथ उसी शर्त पर आए थे कि पाकिस्तान की डिमांड नहीं रखी जाएगी, नहीं रखी जाएगी। मैं फिर आपको बताता हूं, इतिहास पढ़िएगा, इतिहास की जानकारी आप रखिएगा। तीसरी बात, मुझे तो लगता है अकेले 370 एक ऐसा मुद्दा है जो इस देश का 1971 के बाद सबसे बड़ा निर्णय, किसी भी माई की लाल में यह ताकत नहीं थी जो 370 को हटा करके और भारत के साथ उसे एकत्रित करता। कांग्रेस पार्टी ने 370 लगा करके इस देश को बेच दिया था। कश्मीर को किनके हाथों में? आतंकवादियों के हाथों में, इस्लामिक टेररिस्टों के हाथों में। नरेंद्र मोदी ने उस जम्मू एंड कश्मीर को भारत की मुख्य धारा में जोड़ा है। इसलिए एक एक मैंडेट तो इसी पर उनको मिल जाना चाहिए। राम मंदिर का मुद्दा तो बाकी बोनस का मुद्दा है, उस पर तो दूसरा मैंडेट मिलना चाहिए था। ये कौन लोग हैं तो लग रहा है बीजेपी से भी आगे बढ़ गए हैं, औरंगजेब के साथ 370 पे ही मैंडेट मिल रहा है। रुकिए, एक दो सवाल और लेने दीजिए अंजना जी। 10 सेकंड जल्दी। ये वो लोग हैं कांग्रेस पार्टी, आज राम राम कर रहे हैं, जो राम को तो मिथक मानते हैं। राम तो मिथक मानते थे। इनकी पार्टी ने एफिडेविट डाला है, इनकी पार्टी ने एफिडेविट डाला है। हर कोई बात कर रहा है, हर कोई बात कर रहा है इंसान को बचाने की, एजुकेशन की, कास्ट की, लेकिन कोई मुझे ये बताएगा देश में पशु अधिकार के लिए क्या लड़ाई हो रही है, पशु अधिकार के लिए क्या जंग लड़ा जा रहा है? अगर आप स्टैट्स देखें, 10 साल पहले जितना नॉनवेज बिकता था खुलेआम, आज के दिन उससे ज्यादा बिक रहा है। तो क्या मुझे, मैं सारी पार्टी इसकी इज्जत करती हूँ, मैं सबकी इज्जत करती हूँ, बट कि क्या कर रहे हैं इस पे? ठीक है, आप में से कोई महिलाएं आइए, कौन पूछेगा? कोई नहीं, आप लोग आए। आप जी, मेरा आरएसएस बनाम बीजेपी और बीजेपी बनाम आरएसएस के प्रवक्ता से ये पूछना चाहूंगा कि मोदी जी ने इस बार बोला है कि 400 से पार, तो 400 से पार वो सीटों की बात हो रही है या पेट्रोल और डीजल जो 100 पे वो 400 पे पहुंचेगा? क्या बात हो? जवाब दीजिए। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। आइए, यदि पेट्रोल तो संगीत रागी जी को भी खरीदना ही पड़ता है। नहीं, मैं उनको बता रहा हूं। देखिए, जब डीजल जो है वो 75 रुपए था, तब मेरे तनख्वाह जो है 38,000 थी। आज डीजल जो है 93,000 है, तब मेरी तनख्वाह 3.5 लाख है। एक और बात बताता हूं, कितना अंतर पड़ा है, मैं आपको बता रहा हूं। सोना उस समय 28,000 रुपए था, आज 72,000 रुपए है। मैं आपको फिर बताता हूं, सुन लीजिए। भारत की इकोनॉमी, आप सुनिए बंधु,
अरे भाई 2 मिनट रुके, आपने प्रश्न किया है ना, मेरे मित्र प्रश्न किया है ना। आज पर कैपिटा इनकम 2,08,000 हो गया है। उस समय जिस समय डीजल था वो 76,000 पर कैपिटा इनकम था, ये अंतर आया है। ठीक है, पूछिए जल्दी। मैं आरएसएस के प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता आरएसएस जो है उनसे पूछना चाहता हूं कि बात करनी है तो रोजगार पे करो, बात करनी है तो पेट्रोल डीजल पे करो, बात करनी है तो जो भारतीय जनता पार्टी ने सरदार पटेल साहब का अपमान किया कि जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया उस पे करो। आपको शर्म आनी चाहिए कि धर्म की राजनीति करने निकले हो। आप फॉरेन कंट्री में देखो, कोई भी भगवान के नाम पे मत नहीं मांगता, लेकिन आपकी निम्न कक्षा की राजनीति है कि जो भगवान के नाम पे मत मांगती है। भगवान के नाम पर वोट क्यों? एक मैं बहुत अच्छा, आपने बहुत सवाल उनसे आ रहे से जवाब देना पड़ रहा है। बहुत किसी को उत्तेजना में कांग्रेस आपने आम आदमी बात पार्टी किया से है। सवाल पूछना है। आप यदि राम भक्तों को नहीं चुनेंगे तो सरतन से जुदा के नारे इस देश में हर जगह लगेंगे। सुन लीजिए, सरतन के जुदा के नारे हर जगह लगेंगे, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा आप। हेलो, आज बंगाल में आपकी दुर्गा पूजा बंद हो जाएगी, रामनवमी बंद हो जाएगी। आप आज चिल्ला करके यदि बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। यदि दोनों जवाब दे दीजिएगा। आप रुकिए, संगीत रागी जी, प्लीज वेट साहब। मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है कि जब कपिल सिब्बल साहब ने सुप्रीम कोर्ट में ये नॉमिनेशन फाइल किया कि भगवान राम के नाम का कोई अस्तित्व नहीं है, तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने क्यों उसका विरोध नहीं किया? और अभी अभी आपने भगवान राम के नाम का जिक्र किया है, तो क्या आपको ये अधिकार है कि आप भगवान राम के नाम का जिक्र कर सके? पहली बात, बहुत अच्छा सवाल है आपका। बिल्कुल आपका सवाल बहुत अच्छा है और आपके प्लेटफॉर्म पे हमें इसका आंसर देने का मौका मिला। यही भारतीय जनता पार्टी है जिसने संसद में ये बाकायदा कहा हुआ है कि राम सेतु का कोई अस्तित्व नहीं है। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, ये संसद में कहा गया है। तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी का विरोधी है? आपके ना बोलने से क्या है? मैं बोलता हूँ। दूसरी बात, संगीत जी को मैं बताता हूँ कि मेहरबानी करके हिंदुत्व का सर्टिफिकेट मत बांटिए। हम भी हिंदू है। देय सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिंहासन सन्निविष्ट केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटी हरि हिरवेन वपुषक संत चक्र। हमारे घर में भी सुबह शाम दिए जलते हैं, हमारे घर में तुलसी क्यारे पे भी दिए जलते हैं। हम भी सुबह शाम मंदिर में जाते हैं, हम भी राम की भक्ति करते हैं। इंदिरा जी का सबसे पहला, इंदिरा जी का हर एक चुनाव जो होता है वो अम्बा जी से शुरू होता है। दे देते हैं कि कितनी सीटें आएंगी, आम आदमी पार्टी की कितनी सीटें आएंगी। मैं बोल रही हूँ, एक हिंट तो दे देते हैं कितनी सीटें आएंगी आपकी, ताकि 4 जून को आपसे फिर बात करेंगे। साधु संतों पर गोलियां इंदिरा गांधी नहीं चलवाई थी। कुछ लोग जो 2014 के चुनाव में आए थे उसमें मीडिया भी था। हम आज भी ढूंढ रहे हैं 2013 का मीडिया। हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि एक इंसान को कितना लंबा जवाब देना दिया जाता है और दूसरे को कहाँ बीच में टोका जाता है। हम ये सब ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं, लोग भी देख रहे हैं। प्रश्न हो रहे थे इसलिए वो जवाब दे रहे थे। हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। 600 साल मुगलों ने शासन किया, हिंदुत्व खतरे में नहीं आया। भारत इस्लामिक राष्ट्र नहीं बन गया। 200 साल अंग्रेजों ने शासन किया, इस्लामिक राष्ट्र या क्रिश्चियन नेशन नहीं बन गया। सनातन धर्म पहले भी था, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगा। एक लाइन सुनिए, इस दिशा में बढ़ती हुई क्या आम आदमी पार्टी अपनी जगह बनाती हुई आपको दिखाई दे रही है, जिस तरह से वो हमलावर है? जल्दी से 2 लाइन प्लीज। नहीं मिस्टर रागी, नो टाइम नहीं है, नहीं है टाइम। आम आदमी पार्टी का टाइम नहीं है सर, टाइम नहीं है, प्लीज। पैसे देती है भरूच में एक्सपोर्ट भारतीय भरूच में आम आदमी पार्टी का भरूच में आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट चैतर वसावा बहुत अच्छी फाइट दे रहा है, लेकिन पोलराइजेशन जिस तरह से हो रहा है, क्योंकि चैतर वसावे के साथ छोटू वसावा, पोलराइजेशन हो रहा है। हाँ बिल्कुल हो रहा है। छोटू वसावा जो पहले जिनके उनसे अलग हुआ था वो, और छोटू वसावा का बेटा, और वो मुस्लिम के वोट जो कट रहे हैं, मुझे लगता है वो नहीं जीत पाएगा। हालांकि फाइट अच्छी दे रहा है।
जी अजय भाई की बात सहमत है। आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में 13% वोट करके अपनी जगह बनाई थी, धीरे धीरे इलेक्शन विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा तक वो जनाधार कहीं कहीं कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। चलिए वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल हम लोग पहुंचेंगे, सबसे पहले जाएंगे सूरत, इसी गुजरात में, उसके बाद नासिक, फिर उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे पालघर के बाद ठाणे में पहुंचेंगे। लेकिन आपको एक बार फिर से बता दें, 5 लोग हमारे साथ जा सकते हैं। उसमें आज का लकी नंबर नोट कर लीजिए, वो लकी नंबर है 25। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।